हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद एजुकेशन और मैं हूं विनय भट्ट आप सबके साथ। और आज हम बात करेंगे एक नए कोर्स की। इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ आईटी। हम सारे के सारे कोर्स जो डिजाइन करते हैं वो इस माध्यम से करते हैं कि 6 से लेकर 12 तक का जो बेसिक कोर्स है पहले वो कवर हो। सीजन 1 हमारा इसी चीज के लिए है कि पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है क्लास 12 तक के कंप्यूटर की उस पर आप फोकस कर सकें और बेसिक डिटेल आप जान सकें। तो उसी बेसिक कोर्स के साथ एक कोर्स और है कंसेप्ट ऑफ आईटी, जहां पर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट की। ठीक, तो इस कोर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट, एंड आल्सो डिफरेंस बिटवीन द सर्वर एंड द वेब सर्वर। इसमें हम जानेंगे वेबसाइट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और साथ ही कि कैसे वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और साथ ही कैसे ब्लॉगिंग करी जाती है और ब्लॉगिंग क्या होती है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है इस कोर्स की जो हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज की डेट में बहुत ज्यादा यूजेस है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस एरा में जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, इस 21वीं सदी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है जो कि वर्ल्ड को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आज ये एक बढ़ता हुआ सेक्टर है जिसपे बहुत से लोग अपना टाइम और मनी और एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं। तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर हमारा ये बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है, और आईटी सेक्टर वर्ल्ड वाइड भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि आज और अभी आने वाले सालों में और ज्यादा तरक्की करेगा। और जितने बिजनेस सेक्टर या फिर वर्किंग सेक्टर हैं उन सबके साथ इसकी भी आज अपनी एक अलग से प्रेजेंस है। ठीक है, बहुत से लोग अपना टाइम, मनी और एफर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं और दे हैव अ सक्सेसफुल करियर इन आईटी सेक्टर। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है जानने के लिए। आप जो भी सब कुछ देख पा रहे हैं इस जीवन में जो कि बहुत आसान से चल रहा है, कम्युनिकेशन, चैटिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन सर्फिंग, ब्राउजिंग, लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग वीडियोस, ये सब इसका ही देन है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं, बट इसकी कॉमन टेक्नोलॉजी जो है जो आपको ध्यान में देनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके पहले चैप्टर पे, व्हाट इज नेटवर्क। ठीक, अब आती है बात कि क्या होता है www। तो इसके बारे में हम एक बात जान लेते हैं कि www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इन शॉर्ट में इसको हम कह सकते हैं वेब। ठीक है, दूसरी बात, इस कंसेप्ट का इतना मतलब है कि www एक जो है वो एक सेट ऑफ रूल है जो कि ये गवर्न करता है कि कैसे मल्टीमीडिया फाइल्स को वेब ब्राउजर पे या इंटरनेट पे डिस्प्ले करना है। तो ये गवर्न करता है कि जो आप वेब पेज जो होते हैं जो आप बनाएंगे और जो आप इसको क्रिएट करेंगे या जैसे इसको आप डिस्प्ले करेंगे, उस सबका एक सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो www एक प्रोटोकॉल है जो कि गवर्न करता है कि कैसे काम होगा, वो उसके अंतर्गत ही होगा। सबसे पहले एक कंसेप्ट निकाला था टिम बर्नर्स-ली ने, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि कैसे आप वेब पेजेस मल्टीमीडिया फाइल को क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ठीक, अब एक सवाल आता है कि क्या www के आने से पहले लोग मल्टीमीडिया फाइल शेयर नहीं कर पाते थे? तो हाँ, नहीं कर पाते थे। उससे पहले इंटरनेट का यूज किया जाता था सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट को शेयर करने के लिए। उससे पहले आप मल्टीमीडिया फाइल शेयर नहीं कर सकते थे। मल्टीमीडिया फाइल शेयर करें, कैसे बनाएं और कैसे करें, इसी के लिए टिम बर्नर्स-ली ने दिमाग खर्च करके 1989 में ये कंसेप्ट प्रपोज किया था कि कैसे मल्टीमीडिया फाइल को क्रिएट किया जाए और कैसे उन्हें इंटरनेट पर शेयर किया जाए ताकि वो देख भी सके और तुम बना भी सको। 1989 से यही बोला था। ठीक, तो इसी के साथ ये लेक्चर इतना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रहा इसका पूरा इतिहास। ठीक, तो कहानी यह है कि जो अर्पानेट बना था 1969 के आसपास, और उसके बाद 60s का और 70s का और 80s का जो एरा था, जब तक कि ये नहीं बना था, 89 तक कंसेप्ट क्लियर हुआ था, प्रपोज्ड हुआ था, तो 90s तक इम्प्लीमेंट हुआ होगा। बट उससे पहले जो इंटरनेट था वो यूज होता था सिर्फ मिलिट्री में, डिफेंस में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, या फिर बहुत बड़ी अगर कोई कंपनी उस जमाने की हो तो उसके बाद, लेकिन वो आपस में सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट यूज करते थे। अब यही कंटेंट अगर कोई मल्टीमीडिया फाइल है, कोई इमेज शेयर करनी है मिलिट्री को किसी को, तो कैसे करें, उसके लिए ही बाद में 1989 में 89 में टिम बर्नर्स-ली ने www को एक कंसेप्ट लेके आए, प्रपोज किया। इसमें क्या था, ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो ये गवर्न करता है कि कैसे वो पेज बनेंगे और कैसे वो मल्टीमीडिया डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा, एंड वाले पॉइंट पे देखा जाएगा। समझ में आई छोटी सी कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये प्रपोज हुआ तो उसके बाद दो चीजें हुई। क्या, साथ में HTML लैंग्वेज भी प्रचलन में आई बहुत ज्यादा,
और ब्राउजर का आविष्कार भी शुरू हो गया था। ठीक, उस जमाने ब्राउजर था, मतलब ये तीनों आविष्कार साथ ही हुए थे। अब इसके बाद एक चीज और, इंटरनेट में जब ये सब आ गया था तो इंटरनेट में बूम आ गया था 90s का era। और तभी ये अमेजन और ये सब कंपनियां चालू हो गई थी। 1994 में अमेजन चालू हुआ था। तो इसी के साथ जन्म हुआ था HTML का और ब्राउजर का। वो दोनों भी इसके साथ प्रचलन में आते हैं कि अब जब बनाओगे शेयर करोगे तो कैसे करोगे, ये सब कंसेप्ट जो था ये सब टीम बर्लिन ने दिया। एक चीज और जो तुमने शायद गौर नहीं करी, मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती है पता हो तुम्हें? जा रही है ऐसी, अब बोलोगे तो पता है हमें, है ना? सॉन्ग हो गए, वीडियो हो गई, जी हाँ यही वो फाइल या फिर वो डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट, इमेज, सॉन्ग, वीडियो ये सब इंक्लूड हो या अटैच्ड हो, उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया फाइल। समझ में आया? कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे विंडोज है तो उसमें वो दिखाता है .mp4, .mp3, है ना? अगर आप देख रहे हैं कुछ खास तरह की तो .gif, अगर वो gif है तो ऐसे इमेज में .png, .jpg, .jpeg। ठीक, तो ये सब जो होती हैं ये मल्टीमीडिया फाइल्स कहलाती हैं। तो इन्हीं की शेयरिंग के लिए www का कंसेप्ट लेके आया गया था। ठीक, तो इतना ही था इस सेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं सेशन से और जानते हैं कि और क्या चीज छुपा है इस कोर्स में। अब आता है कि क्या होता है डिफरेंस www और इंटरनेट में, जो कि बेसिक सवाल है और ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हमें सवाल भी इस पर अक्सर आते रहते हैं। तब तक कर देखते रहिए क्रिएशन मेरे साथ। सो वेलकम बैक। तो हम बात करने वाले इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट हमने क्या बताया था कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट नेटवर्क है, जहाँ पे आप यूज करते हैं, दुनिया भर के लोगों से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज पोर्टल और बहुत कुछ है। ठीक, तो जो इंटरनेट है ये बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क से आपस में मिल करके बना है। कुछ बड़े नेटवर्क भी जुड़े हुए हैं तो छोटे नेटवर्क भी जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे नेटवर्क मिल करके बड़ा नेटवर्क बनाया और बड़े बड़े नेटवर्क को जोड़ करके इंटरनेट बनाया। इंटरनेट जो एक वर्ड है वो निकला है इंटर नेटवर्किंग से। तो इंटरनेटवर्किंग क्या होती है? इंटरनेटवर्किंग क्या होती है? इंटरनेटवर्किंग का मतलब ये होगा कि जब आप बहुत सारे नेटवर्क को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो इंटरनेटवर्किंग हुई। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होते हैं। तो फंडामेंटल को अनरोल कर सकते हैं या उसकी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात ये है शुरुआत से कि नेटवर्क होता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपस में इंटरकनेक्शन, जहाँ पे रिसोर्सेज की शेयरिंग कर पाए, कम्युनिकेशन भी कर पाए और साथ ही साथ अगर कोई डिस्क स्पेस है यानी कि इसकी स्टोरेज को यूज कर पाए। ठीक, ये सब कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं जो नेटवर्किंग में हम करते हैं। इसको आसान करते हुए चलते हैं इन दो शब्दों को जो कि जरूरी है। एक तो है इंटरनेटवर्किंग और एक है नेटवर्क और नेटवर्किंग। क्योंकि ये जिन्होंने वो कोर्स नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम यहाँ भी समझेंगे इसको। यहाँ पे भी एक लेसन है पूरा। ठीक, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक, ये आपका एक एग्जांपल देते हैं। ये आपका लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास है, ये आपका फोन है। अब आपने अपने फोन को डाटा केबल की हेल्प से इससे कनेक्ट किया। क्यों? क्योंकि आपके फोन में कुछ फोटोज हैं जो आपको अपने लैपटॉप में सेव करनी है। आप अक्सर ऐसा करते हैं जिंदगी में। तो ये एक एग्जांपल है एक नेटवर्क का। कैसे? नेटवर्क का मतलब यही होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट हो, ये नेटवर्क हो गया। अब क्यों करते हैं उसका जवाब क्या है कि इंटरकनेक्ट हो क्योंकि, या फिर इंटरकनेक्ट हो ताकि वो आपस में डाटा की शेयरिंग जो यहाँ पे करी, रिसोर्सेज की शेयरिंग, जैसे अगर मान लो मैं इसको लगा के यूएसबी से चार्जिंग कर रहा हूँ तो मैं इसकी पावर यूज कर रहा हूँ इसको चार्ज करने के लिए। तो रिसोर्सेज की शेयरिंग, डाटा की शेयरिंग, रिसोर्सेज की शेयरिंग, कम्युनिकेशन, यहाँ की चीजें वहाँ की चीजें यहाँ कम्युनिकेट कर पा रहे ना, लेन देन, ये सब कर सके, इसलिए हम नेटवर्किंग करते हैं। तो नेटवर्क दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आपस में कनेक्शन, इंटरकनेक्शन, और ये करने की प्रक्रिया नेटवर्किंग कहलाती है। तो जब आप बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ दें एक दूसरे नेटवर्क के साथ, मान लीजिए मैं एक नेटवर्क जोड़ता हूँ दूसरे नेटवर्क के साथ और इन दोनों को जोड़ता हूँ एक तीसरे के साथ और इन दोनों को जोड़ता हूँ n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि बहुत बार एक बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ता हूँ, तो उसे कहेंगे इंटर नेटवर्किंग।
क्योंकि यहाँ पे नेटवर्किंग का इंटरकनेक्शन है, तो ही वो इंटरनेटवर्किंग हुई। अब इस चीज में से निकला है इंटरनेट, समझ में आया? तो इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे बड़े छोटे नेटवर्क से मिलके बना है, ठीक। और नेटवर्क वो है क्योंकि वहां पे आप डाटा का लेन देन, रिसोर्सेज का लेन देन, फोटोज, इमेज, टेक्स्ट, किसी फॉर्मेट में हो, वीडियोस, आप लेन देन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपने यहाँ से अमेरिका बात कर सकते हैं, आप अमेरिका से अफ्रीका बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना। तो ये इंटरनेट वर्किंग है, और ये नेटवर्क है, और ये नेटवर्किंग। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब नेटवर्किंग के साथ एक बात और लेके चलते हैं दिमाग में अपने कि नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ये पीसी और एक ये मोबाइल। अब अगर आपस में दो कंप्यूटर या फिर आपस में 3 कंप्यूटर जुड़े हैं, तो जो इनका नेटवर्क होगा उन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नोड क्या हुआ? जब भी कोई चीज नेटवर्क में होती है तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे एक नोड, इसे कहेंगे दूसरा नोड। नेटवर्किंग में जब आप जोड़ते हैं तो ये दोनों डिवाइस आपस में, मतलब इनको एक नाम दिया जाता है जो कि होता है होस्ट या फिर नोड या फिर वर्क स्टेशन, ठीक। तो यहाँ पे 2 होस्ट थे या फिर 2 नोड्स थे, यहाँ पे 3 होस्ट या फिर 3 नोड है, तो ये भी एक नेटवर्क है। लेकिन ये सब कंप्यूटर डिवाइस आपस में जुड़े हैं, तो ये हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं, और यही कंप्यूटर नेटवर्क होता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? द when 2 or more computers are interconnect। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हों तो कंप्यूटर नेटवर्क। और नेटवर्क क्या हुआ? जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब चाहे ये फोन हो, चाहे यहाँ से मैंने प्रिंटर जोड़ रखा हो, चाहे मैंने इससे स्कैनर जोड़ रखा हो, ठीक। तो ऐसे करके कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही नेटवर्क में आप हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं, साथ ही आप स्टोरेज शेयरिंग कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। आप एसबीआई बैंक में गए हैं, एसबीआई बैंक में जाने पर वहां पे अब जाते हैं तो वो बोलती है कि सर्वर नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो अपने सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं उनके मेन सर्वर से, ब्रांच ऑफिस से, तो उसके बीच में जो कनेक्शन है वो काम नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट जा तो रही है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं आ रही, इसका मतलब हुआ कि सर्वर नहीं चल रहा। तो अब ये जो चीज है, ये जो सेटअप बनाया गया है, सेटअप में फायदा क्या है? सेटअप फायदा ये है कि वो आपस में नेटवर्क इसलिए बनाते हैं ताकि वो डाटा शेयरिंग कर पाए, कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स यहाँ हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर वहाँ हैं, उन सबकी जानकारी है। तो हेड ऑफिस को होनी चाहिए ना पे हर ब्रांच की जानकारी, इसलिए उस हेड ऑफिस से हर एक ब्रांच जुड़ा होता है, ठीक। तो हर एक हेड ऑफिस जो होता है वो ब्रांच ऑफिस से जुड़ा होता है नेटवर्किंग के माध्यम से। क्योंकि इससे क्या होगा? इससे डाटा शेयरिंग में हेल्प होगी। जो भी डाटा इनके पास ब्रांच लेवल का है वो ये जब चाहे तब मंगा सकते हैं। इंटरनेट आने के बाद से इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब आप रिसर्च कर रहे हैं कुछ, तो इन्फॉर्मेशन आपसे दूर नहीं है, आपके पास है, आप शेयरिंग कर सकते हैं। अब जिसके पास इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास तक नहीं रहेगी, वो शेयर कर सकता है दुनिया के किसी भी कोने में। तो इन्फॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड, मोर इन्फॉर्मेशन मोर नॉलेज। तो रिसर्च टाइम कम हुआ लोगों का, आप इजीली रिसर्च कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पहले चीज थी। सेकंड क्या हुआ? ग्लोबल कम्युनिकेशन। हर एक डिवाइस आपस में किसी न डिवाइस से जुड़ा हुआ है, और इंटरनेट में हर एक डिवाइस कहीं ना कहीं नोड से कनेक्ट है, तो आप घर बैठे किसी और से बात कर सकते हैं, जो कि आप कर भी रहे हैं। आप यहाँ से अमेरिका बात कर रहे हैं, आप अमेरिका से इंग्लैंड बात कर रहे हैं, आप इंग्लैंड से इंडिया बात कर रहे हैं, आप इंडिया से पाकिस्तान बात कर रहे हैं, ठीक। तो साथ ही एक चीज और क्या बड़ी बात करने से, रीच। अब आप दुनिया भर के लोगों को जान सकते हैं, दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं, दुनिया भर के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपके पास कुछ है तो आप पब्लिश कर सकते हो दुनिया भर के लोगों तक के लिए, जो हमने पहले बात करी। तो ये बहुत चीजें आसान हो गई। अब आप अपना नोट्स पब्लिश कर सकते हो, आप अपनी एक इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश कर सकते हो, अपनी उसकी रिपोर्ट है पब्लिश कर सकते हो, आपने कुछ किया है उसे पब्लिश कर सकते हो, ठीक। और साथ ही समय के साथ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज कंपनी से उसने अट्रैक्ट किया, बहुत सारे बिजनेस से उसने अट्रैक्ट किया। एडवर्टाइजमेंट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा, और आज हम जानते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, ठीक है। लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, बहुत ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन शॉपिंग, है ना, ऑनलाइन पेमेंट भी आप यूज करते हैं। इसके बारे में हमारा एक कोर्स भी है जिसमें हमने कवर किया है ये सब चीजें, जो कि अगेन 6 से लेकर 12 तक के स्टैंडर्ड के बीच में ही आता है, तो उसमें इसको पक्का पड़िएगा। इंटरनेट एंड वेब सर्विस, ठीक। ये बहुत सारे फायदे हुए इंटरनेट के। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के डिसएडवांटेज के बारे में। इससे पहले हमने बात करी थी इंटरनेट के एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज भले किसी भी चीज की हो, लेकिन उसके साथ उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि पहली चीज,
इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है वो गारंटी नहीं है कि वो सही होगी, क्योंकि कोई चेक नहीं कर रहा, कोई अथॉरिटी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन चेक कर रही है। वो सिस्टम डाली है वो उसको पता है, और जो पढ़ रहे हैं वो उसको पता है। ठीक, कोई चेक नहीं कर रहा कि आप क्या डाल रहे हो। इंटरनेट सबके लिए एक्सेसिबल है तो इन्फॉर्मेशन की गारंटी नहीं है। सेकंड चीज, सोशल स्किल। बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करने पर आप सोशल स्किल भूल जाते हो, कैसे लोगों के समाज के साथ उठना बैठना, कैसे बात करनी है, कैसे किसी को इंपॉर्टेंस देनी है, लोग भूल चुके हैं। लोग अपने इंटरनेट में इतना घुस चुके हैं। उनसे बोलो कि ऑनलाइन दुनिया में छोड़ के ऑफलाइन दुनिया में आओ तो कहते हैं लिंक दो। ठीक, मिस्टर जोक। लेकिन ये चीज़, इसके साथ ही साइबर फ्रॉड। देखो दोस्त, जहाँ दुनिया वहाँ ठग, ठीक है ना। यहाँ भी है और यहाँ भी होते हैं। कैसे होते हैं? हैकिंग, साइबर अटैक, आपका डाटा चोरी कर लेना, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेना, बैंक अकाउंट हैक कर लेना, और पर्सनल अकाउंट हैक करके डाटा लीक कर देना, इमेज वायरल कर देना, जो होता है वो सब फ्रॉड। ब्लैकमेल करना, ये सब चीज़ें हो गई। वायरस, कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है, ठीक है, कोरोना वायरस की नहीं। तो कंप्यूटर वायरस ये भी सिस्टम खराब कर देते हैं, फाइलें करप्ट कर देते हैं, सिस्टम बिगाड़ सकते हैं, आपका जो डाटा है इंपॉर्टेंट है उसे खराब कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। तो ये आम जिंदगी में उतना फर्क नहीं करता भले, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उनका डाटा होता है, उनके पेशेंट्स का, उनके एम्प्लॉयज़ का, बहुत सालों का होता है, सब देखा जोखा। तो उसको अगर वायरस खराब कर दे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जैसे कि रैंसमवेयर बीच में आया था पहले अभी, तो उसने यही तो किया था, ठीक है ना। तो ये वायरस भी इस दुनिया का हिस्सा है, तो ये भी बढ़ गए हैं अब इंटरनेट के माध्यम से, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक, साइबर फ्रॉड में एक बात और, इसमें कुछ फ्रॉड बिजनेस भी चलते हैं ऑनलाइन जो आपको पता नहीं होते। वेबसाइट आती है कि आपको जियो का रिचार्ज करा लो और बाइक मिल रही है, जियो का 50वां या 51 एनिवर्सरी है तो आपको ये मिल रहा है, आप इतने का ये करा लो, या फिर इन्फॉर्मेशन डालो और आपको ये मिलने वाला है। तो आप ये सब गलत कर रहे हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, वो कोई जियो कंपनी कुछ नहीं दे रही, बकायदा वो आदमी जो चला रहा है वो आपको डाटा, नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जान जाएगा जब आप डालेंगे उस वेबसाइट पे, क्योंकि वो कुछ डाटा इकट्ठा करेगी ना। वेबसाइट इसलिए बनाई जाती है, और उनका काम अच्छे के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बुरे के लिए हो, वो तो उसको पता है जिसने बनाई है। बट आप फंस सकते हैं डाटा हैकिंग में या फिर साइबर फ्रॉड में। कल को आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको फ़ोन हैक करके जो भी कर सकता है। तो अपना डाटा कहीं पर भी ना डालें। इंटरनेट पे जब आप हैं तो आप बहुत सावधानी से रहें, क्योंकि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, ठीक है। तो बहुत सावधानी से रहें, अपना इन्फॉर्मेशन पर्सनल कभी भी ना बताएं, ना कहीं डालें अननोन नंबर पे। और वैसे भी जो कि 51 एनिवर्सरी होगी और वो मोटरसाइकिल बांटेगी तो टीम एडवर्टाइजमेंट करेगी, ना कि उस वेबसाइट पे जिसका भी लिंक गलत होता है। कभी भी अगर वेबसाइट चेक करनी हो कि फ्रॉड है या फिर सही है, तो उसका डोमेन नेम चेक करो पहले। तो .com है, .co.in है, .org है, .edu है, इन सबका मतलब होता है। अब इन सबके अलावा .tech, .xyz, .abc, इन सबका मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि अब वेबसाइट इतनी है और इतनी ज़्यादा बन रही है, इतनी ज़्यादा रजिस्टर हो रही है डोमेन पे, तो डोमेन बहुत तरह के बन सकते हैं। इसकी बात हम करेंगे किसी और वीडियो में, जिसमें आप पढ़ेंगे URL के बारे में। तो ये फ्रॉड पे ध्यान दें, इस तरह के लिंक पे ध्यान दें। अपना डाटा, पर्सनल डाटा शेयर ना करें, ना व्हाट्सएप पे, ना किसी वेबसाइट पर एनरोल करके, ठीक। साथ ही वो फालतू के मैसेज जो आते हैं कि अननोन बन के किसी को कुछ लिखो और अपने फ्रेंड को शेयर करो, ये भी मत करा करो। कोई फायदा नहीं है, कोई लाभान्वित कुछ नहीं होता इससे। कुछ अननोन बन के कुछ मत बोलो, जो बोलना है साफ स्ट्रेट सामने बोलो, ठीक। वो आता है ना, वो हैप्पी बर्थडे विश करो और वो लोग करते हैं अननोनली, तो क्या फायदा है उससे अननोनली बात करके? जब जानते हो उसको तो उससे जान के बात करो ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक चीज और, अब क्योंकि इंटरनेट पे किसी की रोकथाम नहीं है, तो यहाँ पे अब्यूजिव और अनडिजायरेबल कंटेंट भी मिलता है, जो कि मिल ही रहा है। पहले ये मिलता था कुछ खास वेबसाइटों में जिन्हें हम कहते थे पॉर्न वेबसाइट, आजकल ये मिलता है इंस्टाग्राम रील्स पे। तो ये भी एक अब्यूजिव कंटेंट है, क्योंकि कोई रोकथाम नहीं है, तो जिसके जो मन में आ रहा है वो डाल रहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखें, इन सब का प्रयोग जितना हो सके देख के, समझ के, समझदारी के साथ करें, ठीक। अभी तक हमने जाने कि क्या है एडवांटेज, क्या है डिसएडवांटेज इंटरनेट के, क्या होता है इंटरनेट, क्या होती है नेटवर्किंग और इंटरनेटवर्किंग, और साथ ही कुछ एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए लर्निंग क्वेश्चन, मैं आपके साथ मेरा आपका होस्ट, साथ ही धन्यवाद, अलविदा।
तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू लर्न विद एजुकेशन। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरनेट टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जब इंटरनेट यूज करें या फिर जब आप अपनी जर्नी में आगे जाएं तो आपको उस जर्नी के दौरान आसानी हो, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स और रिलेटेड टर्म्स पहले से पता होंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे इंटरनेट टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप जब इंटरनेट सर्च करें या अगर उसमें कुछ सर्च करें तो आपको पता हो कि बेसिकली वो क्या है। ठीक है, ISP इसे हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो बंदा जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन है तो उसमें एक सिम होगी नेट चलाने के लिए। अब वो सिम जिस कंपनी की है, फिर चाहे वो एयरटेल की हो या जियो की हो या फिर आइडिया की हो या वोडाफोन की हो, वो है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये होता है इस टर्म का मतलब। सेकंड, डोमेन नेम। अब इंटरनेट पर हर वेब पेज का एक वेब एड्रेस होगा जिसे हम कहते हैं URL, और उसके URL में डिफाइन होता है डोमेन नेम। और ये क्या हुआ, ये इंटरनेट पे एड्रेस है इस वेब पेज का। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो ये है रजिस्ट्रेशन का डोमेन नेम https://registration.co.in। अब इस URL पैटर्न में हमें दो चीजें देखने को मिल रही है। एक, ये क्या है, टाइप। ठीक है, और ये क्या है, डोमेन, यानी कि इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस। तो वैसे ही हर एक वेबसाइट का, हर एक वेब पेज का एक एड्रेस होता है। अब ये URL पैटर्न के यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। और अब अगर आप इसके आगे लगा देते हैं /home, तो अब ये हो गया एक और दूसरा URL जो कि एक किसी और वेब पेज का होगा, और इस पे क्लिक करने पर आप पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट के होम पेज पर। ठीक है, अब इसमें जो ये एडिशनल होम लगा है, ये इस डोमेन एड्रेस के बाद ये बताता है पाथ ऑफ द फाइल। अभी जो वेब ब्राउज़र आप यूज कर रहे हैं अभी हमारी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, वो ये पता लगा पाए इस फाइल का पाथ कहाँ है, ताकि फिर वो आपको आपके ताकि फिर वेब सर्वर से आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया हुआ ये डोमेन आपको रिस्पॉन्ड हो पाए। ठीक, अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि वेब सर्वर क्या होता है, तो डिटेल जानने के लिए आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं, सबको सब फ्री है। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी वेब पेज आप डिलीवर करवाना चाहते हैं उसे आपको पब्लिश करना होगा। वो कंप्यूटर जिसमें आपने ये सारी फाइलें वेब पेज की और वेबसाइट की रखी है ताकि ये डिलीवर हो पाए, उसे हम कहेंगे वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है, जो वेबसाइटों को स्टोर करता है। ठीक है, इसी कड़ी में होस्टिंग करने के लिए आपको वो वेब पेज कहीं ना कहीं रखने होंगे, वो भी ऐसे कंप्यूटर में जो हमेशा अवेलेबल रहे, ताकि हमेशा वेब पेज जब भी रिक्वेस्ट करे तो उसको रिस्पॉन्ड हो पाए। और सेकंड, उसका एक परमानेंट IP एड्रेस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हर बार IP एड्रेस चेंज होगा उस वेब सर्वर का जहाँ पे आपकी वेब फाइलें स्टोर रखती हैं होस्ट करने के लिए, तो मुश्किल होगा किसी भी यूजर का वहाँ पे पहुँच पाना। तो उसका एक परमानेंट IP एड्रेस होना चाहिए ताकि हर कोई उस पर पहुँच पाए हर बार। ठीक, ये होता है वेब सर्वर। नंबर 3, गेटवे। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरनेट की दुनिया में, जब आपसे सुनने को मिलेगा कोर्सेज के दौरान। और इसका मतलब क्या होता है, तो गेटवे के लिए ये मान लो जैसे आपके शहर में कहीं पे रेलवे लाइन होगी और उस रेलवे लाइन पे एक फाटक भी होगा, है ना। अब ये फाटक जिम्मेदार है एंट्रेंस का। ठीक, उसी तरह से गेटवे होता है जो कि एक नेटवर्क और दूसरे नेटवर्क के बीच में एंट्रेंस पॉइंट की तरह काम करता है। अब जब भी पैकेट्स जो है जब वो लेयर में ट्रेवल करते हैं तब
वो एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल के दौरान जब जाते हैं, गेटवे जो बीच में है वो इससे वो पैकेट एक्सेप्ट करता है और ये समझ सके उसकी जैसा कन्वर्ट करता है। हर बार जब भी वो एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ पैकेट जाएगा तो गेटवे उस पैकेट को एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट प्रोटोकॉल के लिए वो कन्वर्टेबल करके ताकि वो समझ पाए या उस फॉर्मेट में उसे आगे भेजेगा। ठीक है, तो ये होता है मतलब गेटवे का। ठीक, an entrance point between the two networks, ठीक, which take the packet from the one network protocol and convert it into the manner acceptable by the another network protocol। ठीक, अब गेटवे जो है वो एक नेटवर्किंग टर्म था, तो आपको इसकी जरूरत खासकर तब होगी जब आप अगर नेटवर्किंग रिपोर्ट में एनरोल करेंगे या ठीक। लेकिन बजाय इससे कि आप डेफिनेशन याद करें किसी चीज की, ये अच्छा होगा कि आप उस चीज को समझ पाएं कि वो क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। अगर आप क्या कैसे उसके ऊपर काम करेंगे तो यकीन मानिए को पढ़ाई करने में बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है ICMP। अब ये क्या होता है? तो ICMP का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि आपको उसके बड़े नाम से समझ में आ रहा हो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल में, मतलब कि आईपी प्रोटोकॉल में। और साथ ही ये क्या करता है, जब आप डाटा सेंड करते हैं और राउटर से वो डाटा पास होता है, अगर राउटर में कोई एरर हुआ तो ये इसकी रिपोर्ट करता है। तो क्या होता है ICMP? ICMP का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि ये नेटवर्क डिवाइस में यूज होने वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, किसमें? इंटरनेट प्रोटोकॉल के दौरान, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल में। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत यूज होने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्किंग डिवाइस में यूज होता है, जैसे कि राउटर, ताकि वो एरर मैसेज सेंड कर सके, एरर मैसेज। ठीक है, तो ये था ICMP के बारे में, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एंड लास्ट वन इज FTP। ये भी आपने बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप इसे आगे सुनेंगे कोर्स के दौरान, अगर आप कोर्स एनरोल करेंगे। तो FTP होता क्या है? FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होगा? सेट ऑफ रूल्स। तो वो सेट ऑफ रूल्स जो तब काम में आते हैं जब आप किसी वेब सर्वर से, दोबारा सुनना, किसी वेब सर्वर से किसी भी तरह का डाटा, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर ऑडियो वीडियो, मतलब कि मल्टीमीडिया हो, इमेजेस या पिक हो, उसे आप जब ट्रांसफर करना चाहते हैं या आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वहां पे अपलोड करना चाहते हैं किसी वेबसाइट पर, तो उसको गवर्न करता है FTP प्रोटोकॉल। ठीक, इसलिए इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है फ्रॉम एनी डिवाइस टू सर्वर और सर्वर टू डिवाइस, अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग। ठीक, अब अपलोडिंग का मतलब जिस तरह से डाटा को सेंड करना होगा किसी दूसरे नोड की तरफ, वैसे ही डाउनलोडिंग का मतलब होता है डाटा को रिसीव करना दूसरे नोड की तरफ से। ठीक है, और अब जाते जाते आपसे एक सवाल कि इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था? क्या आपको नहीं पता? जाके गूगल करिए, ठीक, और ट्रैक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए लैंग्वेज एजुकेशन, और मैं रहता हूँ आपसे विदा। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद एजुकेशन अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। अक्सर लोग इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सुनो, इनके बीच में
क्या डिफरेंस है। इंटरनेट क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क, मतलब कि दो डिवाइस या दो से अधिक डिवाइस, और इस केस में तो बहुत सारे डिवाइस का आपस में एक इंटरकनेक्शन, ये इंटरनेट है। लेकिन डब्ल्यू क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है या फिर एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये गवर्न करता है या फिर इस चीज की वकालत करता है कि कैसे मल्टीमीडिया फाइल्स को आप क्रिएट करोगे इंटरनेट पर, कैसे वो कोई और दूसरा देख पाएगा। और आपको मल्टीमीडिया फाइल शेयर करनी है इंटरनेट पर, तो कैसे होंगी, किस हिसाब से बनेंगी, किस नियम अनुसार वो बनेंगी और किस नियम के अनुसार वो वहां तक पहुंचेंगी, उन नियमों को कहते हैं www। तो इन शॉर्ट ये बस एक प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करने में और उनको डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। ठीक, तो इनका ये डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, इंटरनेट के अपने आप में बहुत सारे यूजेस और सेक्टर हैं। जैसे कि हम बात करें तो इंटरनेट में हम न्यूज पोर्टल देखते हैं, इंटरनेट पे हम फॉरम्स बहुत सारे देखते हैं, डिस्कशन फॉरम या फिर न्यूज फॉरम या फिर पर्सनल प्राइवेट ग्रुप फॉरम। इंटरनेट पर हम चैट भी करते हैं, मैसेजिंग भी करते हैं, इंटरनेट पर हम ईमेल भी करते हैं। रिसर्च की डाटाबेस भी इंटरनेट पर रहती है, जो भी लोग रिसर्च करते हैं उनका डाटाबेस रहता है, बहुत सारी रिसर्च रहती है ना इंटरनेट पर, गूगल पे, ताकि आप इन्फॉर्मेशन ले पाएं। साथ ही बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन के फॉरम भी होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बीच सब जो इंटरनेट में हो रहा है, ये सब एक वेबसाइट तो होगी, रिसर्च का डाटाबेस होगा तो ये नेट पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है, न्यूज फॉरम, चैटिंग वेबसाइट जो है, ईमेल की वेबसाइट जो है, ग्रुप डिस्कशन जो है, ये सब वेबसाइट और वेब पेज तो है। तो इंटरनेट का एक बहुत मेजर पार्ट www कवर करता है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि इंटरनेट भी वही www वही, लेकिन www क्या है? ये सब जो इंटरनेट पे आपके पास है ये सब वेबसाइट तो है या फिर एक वेब पेजेस होंगे। तो ये जो वेब पेजेस हैं इनको कैसे क्रिएट किया गया, कैसे मल्टीमीडिया फाइल्स को शेयर किया गया, कैसे वो उस तक भी डिस्प्ले होंगी, इन सबको गवर्न करने वाला रूल्स क्या है www। इसलिए बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि एक जैसी चीजें हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। लेकिन इंटरनेट पर क्योंकि 80% काम www के माध्यम से ही हो रहा है, 80 भी नहीं, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, तो एक तरह से ये इंटरकनेक्शन लोग समझते हैं कि है। लेकिन ये बस एक प्रोटोकॉल है जो कि गवर्न करता है कि ये सब कैसे काम करेंगे या फिर कैसे डिस्प्ले होंगे इंटरनेट पर। ठीक है, तो अब बात कहाँ पहुंची? तो बात यहाँ पहुंची कि www जो है वो एक हिस्सा है इंटरनेट का, जिसके माध्यम से आप वेब पेज को डिस्प्ले कर पाते हैं या फिर बना पाते हैं, लेकिन वो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क, जिसमें कि बहुत सारे हजारों करोड़ों डिवाइस जो है वो आपस में कनेक्ट है, ताकि वो डाटा का शेयरिंग, लेन देन, रिसोर्सेज शेयरिंग, लेन देन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये सब कर सके। लेकिन करेंगे कैसे, किस नियम के अनुसार, किस प्रोटोकॉल के तहत? वो प्रोटोकॉल है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, जो कि टिम्स बर्नर्स-ली ने बनाया था और ये उनका कंसेप्ट था, इसलिए बनाया गया था ताकि लोग इंटरनेट पे मल्टीमीडिया फाइल शेयर कर पाए। उससे पहले लोग इंटरनेट पे मल्टीमीडिया फाइल शेयर नहीं कर पाते थे, दे कैन ओनली शेयर द टेक्सचुअल कंटेंट, ओके, यानी कि लिखा हुआ संदेश कंप्यूटर के माध्यम से। इसके बाद मल्टीमीडिया फाइल यानी कि इमेज, सॉन्ग्स, ऑडियो, वीडियो, GIF, ये सब शेयर होना शुरू हुआ। ठीक, और तभी इन सब का जन्म और इजाद हुआ। ठीक, अब इस लेसन वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट लेसन में हम जानेंगे कि क्या होते हैं वेब सर्वर और क्या होती है वेबसाइट्स, और साथ ही वेब पेजेस भी साथ ही कवर कर लेंगे। शॉर्ट में रहेगा, आसान रहेगा। ठीक, चलिए तो देखते रहिए हमारे साथ, और मैं हूं विनय। हाय, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी www और इंटरनेट के बारे में, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वेब सर्वर क्या होते हैं। तो व्हाट इज वेब सर्वर? जब आप अपने कंप्यूटर पे google.com लिख करके एंटर मारते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका पीसी था, आपने google.com जो कि एक वेबसाइट का URL है, आपने इसको लिख करके एंटर मारा, तो रिक्वेस्ट गई। अब ये एक सिस्टम, जिस सिस्टम में ये google.com की फाइल पड़ी है और जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्वर, जो कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है और आपको वेब पेज दिखाता है। ठीक है, एक एग्जांपल, आपने फेसबुक टाइप किया, फेसबुक टाइप करते ही एक रिक्वेस्ट गई फेसबुक के सर्वर पे, यानी कि उस कंप्यूटर पे, इस कंप्यूटर पे वो फाइलें पड़ी हैं, इसके पास कलेक्शन ऑफ वेबसाइट के पेजेस हैं,
और वहां से एक रिस्पॉन्ड आता है आपके कंप्यूटर को और वेब पेज डिस्प्ले होता है या वेबसाइट डिस्प्ले होती है। तो वो कंप्यूटर जो वेबसाइट या वेब पेज को रखता है, स्टोर रखता है, और रिक्वेस्ट आने पर क्लाइंट हुआ ना, रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक, दूसरी भाषा में वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कि वेट करता है आपके रिक्वेस्ट के आने का, और रिक्वेस्ट के आते ही उसे रिस्पॉन्ड करता है विद द डाटा ही और शी डिमांडेड। ओके, वैसे ही और शी नहीं होगा, बस मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ाना। ठीक है। सेकंड चीज, वेब सर्वर बहुत सारे तरह की हो सकती है। ये एनजिक्स, अपाचे, जियोनिकॉन। इससे पहले कि हम कोर्स में आगे जाएं, वेब ब्राउजर नाम की एक चीज होती है जिसे हम इसी के दौरान समझते हुए चलेंगे। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। ठीक है। अब देखो, ये आपका सिस्टम, ये है क्रोम या फिर मोजिला, फायरफॉक्स, या फिर एक जो आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये आपका हो गया वेब ब्राउजर। इसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या हुआ? वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो कि वेबसाइट को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। तो जब आप कोई भी वेबसाइट देखने के लिए जाते हैं तो आप जाते हैं कहाँ है? क्रोम पे, मोजिला पे। वहां पे जाके आप लिखते हैं गूगल, लिखते हैं, फिर गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे गूगल ही सर्च करते हैं। ठीक है ना। तो जब आपने यहाँ से किसी भी वेबसाइट के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी अपने वेब ब्राउजर के माध्यम से, तो वो रिक्वेस्ट जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम तक जाएगी। ठीक है। और यहां से उसको रिस्पॉन्ड आएगा कि हाँ आप ये वेब पेज मांग रहे थे, वो वेब पेज ये रहा। पर वो वेब पेज जहां पे है, जिस लोकेशन पे, जिस कंप्यूटर पे, जिस सिस्टम पे, और क्योंकि एक रिक्वेस्ट के आने के बाद ही वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेब पेज रखे हों ताकि वो रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्ड कर सके, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। ठीक है। google.com का भी एक सर्वर होगा, facebook.com का भी सर्वर होगा, यहाँ तक कि learningcreation.co.in जो है वो भी इस तरह के सर्वर पे चल रही है। और जब आप ये लिख के सर्च करते हैं तो उस सर्वर के पास, आपके सिस्टम से उस हमारे सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट आती है और फिर वो आपको पेज डिस्प्ले करता है। यही काम है वेब सर्वर का कि रिस्पॉन्ड करे रिक्वेस्ट के आते ही क्लाइंट कंप्यूटर से, और जौन सी वेबसाइट या वेब पेज वो कह रहा है उसको वो दिखाया जाए। ठीक, यही तो छोटा सा टॉपिक हमारा वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बारे में। सेकंड चीज, इनके एग्जांपल क्या होते हैं? तो ब्राउजर के एग्जांपल सिंपल है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, आप क्रोम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, आप मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है। और लिनक्स में आता है थंडरबर्ड, ऐसे करके। लेकिन अगर आप बात करते हैं वेब सर्वर की, तो उसकी भी अपने एग्जांपल है। इसके एग्जांपल क्या हुए? अपाचे वेब सर्वर, GWS और एनजिक्स। ठीक, ये कुछ सर्वर हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं आपको एक और कहानी, तो कहानी इस तरह से होगी कि वेब ब्राउजर एक इंटरफेस है जहाँ पे आप वेबसाइटों को डिस्प्ले करवाते हैं या फिर आप वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आप वेब ब्राउजर पे जाकर के आप किसी वेबसाइट को अगर सर्च मारेंगे तो एक वेब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी और वेब सर्वर आपके वेब ब्राउजर तक उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेगा और आपका वेब ब्राउजर फिर आपको उस वेब पेज को डिस्प्ले करेगा। तो ये वेब ब्राउजर जो है वो एक इंटरफेस है जहाँ पे ये वेबसाइटें देख सकें और उससे अट्रैक्ट या इंटरेक्ट हो सके। और वेब सर्वर जो है वो एक कलेक्शन है जहाँ पे सारी वेबसाइट का कलेक्शन होता है और जो रिक्वेस्ट के आने पर रिस्पॉन्ड करता है कंप्यूटर सर्वर। समझ में आया? तो इस वीडियो में इतना ही था वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बारे में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यहाँ बातें मोटी मोटी होंगी, या तो बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, अवेयरनेस के लिए है छोटा सा कोर्स, और डिटेल्स के लिए आप हमारे कोर्स तो पढ़ सकते हैं। ठीक।
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वेब सर्वर। तो वैसे हो ही चुका था, बट हम बात करेंगे कि सर्वर और वेब सर्वर फर्क क्या होता है। ठीक, तो हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद लर्निंग क्रिएशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड सर्वर। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है आपका सर्वर और एक है आपका वेब सर्वर। तो ये क्या होता है? ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि सर्वर क्या होता है और फिर हम जानेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है। तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करते, काम समझदारी से करेंगे। तो क्या होते हैं सर्वर? किसी भी तरह के नेटवर्क में एक सर्वर होना अनिवार्य है जो कि उस नेटवर्क को मैनेज करे। इसके अलावा सर्वर के दो काम और होते हैं, एक डाटा शेयरिंग में हेल्प करना या फिर इसे मैनेज करना, और एक होता है कि आप नेटवर्क में रिसोर्सेज शेयर कर पाए। ठीक है, और साथ ही साथ आप मैनेज तो इससे कर ही रहे हैं। तो एक तो पूरे नेटवर्क को मैनेज करना प्लस डाटा शेयरिंग करवाना और नेटवर्क में रिसोर्सेज शेयरिंग करना, ये काम है मेन एक किसी भी तरह के सर्वर के, उसे हम कहते हैं सर्वर। ठीक है, हर एक नेटवर्क में सर्वर होना अनिवार्य होता है और होता ही है। ठीक है, अब इसके बाद अब आते हैं बात सर्वर के एग्जाम्पल की। कहानी समझ में आई? एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि आपने सुना होगा मेल सर्वर होते हैं, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, ये सब एग्जाम्पल है क्योंकि इनके अपने अपने काम है। सर्वर का अपना काम क्या है? सर्वर का अपना इतना ही काम है कि वो उस नेटवर्क को मैनेज करे, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको डाटा शेयरिंग करवाए और उनकी रिसोर्सेज शेयरिंग करवाए, मतलब हर तरह से मैनेजिंग और उनके साथ काम में एसोसिएशन। तो ये काम होता है सर्वर का, डाटा रिसोर्सेज करना, रिसोर्सेज शेयर करना, डाटा शेयर करना और मैनेज करना। एग्जाम्पल क्या हो गए? मेल सर्वर, हम इसको यूज करते हैं मेलिंग के लिए। वेब सर्वर, इसको हम यूज करते हैं वेबसाइट को डिस्प्ले करवाने के लिए या फिर वेबसाइट के लिए। और फाइल सर्वर, इसको हम यूज करते हैं फाइल शेयरिंग के लिए। इस तरह के बहुत सारे सर्वर होते हैं। तो हम जानते हैं कि मेन मोटिव है सर्वर के बारे में। इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज शेयरिंग जो है मेन काम, सेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग, सेंट्रलाइज्ड वायरस स्कैनिंग, सेंट्रलाइज्ड सर्वर। ठीक है, सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको ये बात जानना जरूरी है कि सर्वर के बारे में अभी और बातें बची हैं, जैसे कि हम अब तक बात करी सर्वर की, सर्वर के एग्जाम्पल की। लेकिन इससे साथ ही सर्वर जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड क्योंकि हर एक नेटवर्क में होता है, तो उसका काम डाटा शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग के अलावा इक्विपमेंट शेयरिंग या फिर वायरस स्कैनिंग जैसे कामों में भी यूज होता है। साथ ही सर्वर जो होता है वो आपके नोड से अलग होता है इन द टर्म्स ऑफ मेमोरी, परफॉर्मेंस या फिर प्रोसेसिंग और बैकअप डिवाइस ज़्यादा होती है। तो अब तक हमने जो जाना वो था सर्वर के बारे में, लेकिन एग्जाम्पल के साथ ही हमें यह जानना जरूरी है कि जो सर्वर होता है वो एक कंप्यूटर से, मतलब वो कंप्यूटर जो सर्वर की तरह एक्ट करेगा वो एक नोड से अलग होगा, इसके बराबर नहीं होगा। अलग कैसे होगा? मेमोरी के टर्म्स में, परफॉर्मेंस के टर्म्स में, बैकअप डिवाइस, ड्राइव, ठीक, और साथ ही कनेक्टिविटी या फिर मैं कहूँगी स्केलेबिलिटी। ठीक, और एक चीज और जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग पावर। सर्वर में ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा होती हैं एक आम कंप्यूटर के मुकाबले, तभी वो एक इतना सारा काम संभाल या मैनेज कर पाता है। ठीक है, काम क्या करता है वो? डाटा की शेयरिंग, रिसोर्सेज की शेयरिंग, सेंट्रलाइज्ड इक्विपमेंट की शेयरिंग, सेंट्रलाइज्ड की फाइल शेयरिंग, और साथ ही अगर कोई वायरस स्कैनिंग करनी है पूरे नेटवर्क में तो आप सर्वर से कर सकते हैं। ये उसका मेन काम है। सर्वर के अपने बहुत तरह के सर्वर होते हैं, जैसे कि मेल सर्वर होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, फाइल सर्वर होते हैं। ठीक है,
तो हम जानते हैं इसके आगे कि अब वेब सर्वर क्या होता है, और मेल सर्वर और फाइल सर्वर आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक, उसको नोट कर लेना, ठीक है। मेल सर्वर और फाइल सर्वर जो है वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वो हमारे इस वीडियो लेसन का हिस्सा है नहीं, और आगे जो हम बात करने वाले हैं वो होगी हमारे वेब सर्वर के बारे में कि क्या होते हैं वेब सर्वर, ठीक है, और फिर डिफरेंस जो होता है इनके बीच का आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। सो व्हाट इज वेब सर्वर? पहला काम ये करते हैं डिलीवर वेब पेजेस, इसलिए इसके आगे वेब लगा है, ठीक है। ये हमारे को वेब पेज डिस्प्ले कराने में हेल्प करते हैं ये सर्वर। ये इनके पास वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और ये रिक्वेस्ट के आते ही उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या, वेबसाइट, इसलिए इन्हें कहते हैं वेब सर्वर। फाइल सर्वर में क्या रिस्पॉन्ड होगा, फाइल शेयरिंग होगी। और इसी तरह अगर मैं बात करूं मेल सर्वर की, तो ये यूज किया जाता है मेल करने में, बाकी इसके बारे में डिटेल आप खुद निकालेंगे, हम इस पे आते हैं, ठीक। सो वेब सर्वर जो होता है वो वेबसाइट हैंडल करता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि वो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और साथ ही आपको वेब पेज डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है, ठीक। तो यही जानते हैं कैसे काम करता है वेब सर्वर डिटेल में, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर है, आपने यहाँ पे लिखा learningcreation.co.in, ठीक है। आपने इसको लिख करके एक रिक्वेस्ट भेज दी, किसके माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से, यानी कि क्रोम से भेजी होगी मुझे, या फिर आपने भेजी होगी मोजिला से या ओपेरा से, यूसी ब्राउजर, अगर आप फोन चला रहे हैं तो ये सब क्या है, काइंड्स ऑफ ब्राउजर, इनसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जाते ही ये आपका कंप्यूटर था, यहाँ से ये वेब ब्राउजर के माध्यम से आपने मुझे भेजा, मतलब मुझे नहीं भेजा, आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो अब ये वेब ब्राउजर वो रिक्वेस्ट को भेज देगा उस वेब सर्वर के पास जिसका नाम या डोमेन क्या होगा, लेर्निंग, इसे ढूंढा जाएगा और ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास कि ये किस सर्वर के पास है। अब ये रहा वेब सर्वर, इसके पास आपका रिक्वेस्ट किया हुआ पन्ना है, ठीक है। अब जब इसके पास ये पहुंचा तो इसने इस रिक्वेस्ट को लिया और इसने रिस्पॉन्ड कर दिया कि हाँ भैया ये रहा पेज, और इसने आपके पेज को फैच कर दिया और वो पेज आप यहाँ पे देख पाते हैं learningcreation.co.in लिखते ही। तो ऐसे ही पूरी साइकिल काम करती है, ठीक है। अगर मैं संक्षेप में दोबारा से कहूँ तो आपने आपके कंप्यूटर से खोला एक वेब ब्राउजर क्रोम, आपने उसमें लिखा learningcreation.co.in, शॉर्ट में लिखता हूँ, फिर आपने अपने वेब ब्राउजर की हेल्प से एक रिक्वेस्ट को सेंड किया इंटरनेट पर कि आपको ये पेज चाहिए। इस वेब ब्राउजर ने जाके ढूंढा वो वाला वेब सर्वर जिसका डोमेन नेम क्या हो, learningcreation.co.in। उसको ढूंढने के बाद जब उसको ये वाला वेब सर्वर मिल गया तो उसने उससे बोला कि वेब सर्वर क्या करता है, वेबसाइट को डिस्प्ले कराने में हेल्प, और उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो इसके पास होती भी है। तो वहां से वो वेब सर्वर जो है वो आपकी रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करेगा और आपका रिक्वेस्ट वाला जो वेब पेज था वो फैच हो जाएगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर विद द नेम learningcreation.co.in। तो इस तरह से आपने इंटरनेट पर एक वेबसाइट या फिर एक वेब पेज को एक्सेस या फिर फैच करते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट का खोलने का फंडा यही होता है। आप ये गूगल भी खोलते हो तो गूगल खोलने पर जब गूगल लिखती हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है गूगल के वेब सर्वर तक जहाँ पे कि वो है, और वहां से वो करता है रिस्पॉन्ड आपका रिक्वेस्टेड वेब पेज। ऐसे वेब सर्वर और वेब ब्राउजर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वेबसाइट को देखने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए या फिर उसका इंटरेक्ट होने के लिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक तो काम ये हो गया कि वेबसाइट को डिस्प्ले कराओ, उसे कंटेन रखो और रिक्वेस्ट के आने पर रिस्पॉन्ड करो।
इसके अलावा तो वेब पेज सर्व करने के अलावा वेब सर्वर के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि कौन कौन लॉगिन किया हुआ है सेशन को, उन सबको देखना, लॉगिन का रिकॉर्ड रखना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉनिटरिंग करना और लॉगिन एक्सेस को देखना, कंट्रोल एक्सेस करना सर्वर का अपने आप से कि कौन से वेब पेज पे कौन सा वेब पेज निकालना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कोई एक वेब पेज को रिस्पॉन्ड करें तो और वेब पेज निकल के आए। आप जो URL डालेंगे वही URL का वेब पेज अगर होगा तो वो आएगा, वरना आपके पास एक एरर आएगा 404 यानी कि पेज नॉट फाउंड। ठीक, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और अगले वीडियो में हम जानेंगे इससे भी आगे इसी कोर्स में। ठीक, तो बने रहिए लर्न विद एजुकेशन के साथ और देखते रहिए हमारा ये शो हमारी वेबसाइट या फिर इस यूट्यूब चैनल पर। ये आपका कंप्यूटर है, आपने यहाँ पे लिखा learningcreation.co.in, ठीक है। आपने इसको लिख करके एक रिक्वेस्ट भेज दी, किसके माध्यम से? वेब ब्राउजर के माध्यम से, यानी कि क्रोम से भेजी होगी मुझे या फिर आपने भेजी होगी मोजिला से या ओपेरा से, यूसी ब्राउजर, अगर आप फोन चला रहे हैं तो ये सब क्या है? काइंड्स ऑफ ब्राउजर, इनसे आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जाते ही ये आपका कंप्यूटर था, यहाँ से ये वेब ब्राउजर के माध्यम से आपने मुझे भेजा, मतलब मुझे नहीं भेजा, आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। तो अब ये वेब ब्राउजर वो रिक्वेस्ट को भेज देगा उस वेब सर्वर के पास जिसका नाम या डोमेन क्या होगा? लर्निंगक्रेशन, इसे ढूंढा जाएगा और ये रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास कि ये किस सर्वर के पास है। अब ये रहा वेब सर्वर, इसके पास आपका रिक्वेस्ट किया हुआ पन्ना है, ठीक है। अब जब इसके पास ये पहुंचा तो इसने इस रिक्वेस्ट को लिया और इसने रिस्पॉन्ड कर दिया कि हाँ भैया ये रहा पेज, और इसने आपके पेज को फैच कर दिया और वो पेज आप यहाँ पे देख पाते हैं learningcreation.co.in लिखते ही। तो ऐसे ही पूरी साइकिल काम करती है, ठीक है।